हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो फॉलो मी। बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट्स को अफेक्ट करने वाले कई फैक्टर्स होते हैं जिनको हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फैक्टर्स। अफेक्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। So first one is the nature of material. बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, जिस मटेरियल को हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। देन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, किस टाइप का इलेक्ट्रोड यूज होना है इलेक्ट्रोलिसिस में, उस पर भी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट डिपेंड करता है। तो दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है प्लेटिनम, गोल्ड। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपका कॉपर है, सिल्वर, ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हो गए। हाँ, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड नाम से ही पता चल रहा है, इनर्ट मतलब ये इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, ये केवल सरफेस प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, या तो सिंक का काम करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को देने का काम कर देते हैं, बस। तो इनके बारे में क्या, डज नॉट participate in the chemical reaction and only act as source of electron अथवा सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का सोर्स का काम करते हैं, या तो फिर सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को reactive electrodes participate in the chemical reaction ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये वाले रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स।
और ये भी हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा अलग से नोट लगा लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस may be different for active and inert electrodes. Then next one is the on the different, ये जो उसमें प्रेजेंट होती हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज। and their electrode potential. That is E0 वैल्यूज पर भी डिपेंड करता है। इन चीजों पर इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा ये डिपेंड करता है। देन नंबर 4th फैक्टर है ऑन द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के काइनेटिक्स पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल सम electrochemical reactions are so slow, मतलब ये रिएक्शंस इतनी ज़्यादा स्लो होती हैं कि इनको कैरी आउट करने के लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लो वोल्टेज में बहुत स्लो होती हैं। ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसी के लिए इसके लिए जो बहुत ही इलेक्ट्रोकाइनेटिकली बहुत ही स्लो होती हैं, तो इनके लिए हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। So some electrochemical reactions are so slow, although they are feasible, but since they are very slow, at lower potential यानी voltage, so a high voltage is required to carry out these reactions. इस हाई वोल्टेज को ही हम क्या कहते हैं, इसी हाई वोल्टेज को एक्स्ट्रा पोटेंशियल या ओवर पोटेंशियल बोलते हैं। हाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दीज रिएक्शंस। दिस हाई वोल्टेज इज या यहीं पर लिख लीजिए, हाई वोल्टेज के बाजू में यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए पोटेंशियल। जो हाई वोल्टेज चाहिए उसी को हम एक्स्ट्रा पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, फिजिबल, यहाँ पर एक छोटा सा शब्द बढ़ा दीजिए, ऑल्दो दे आर फिजिबल काइनेटिकली, यानी काइनेटिकली तो फिजिबल है, बट इट सीम्स दैट दे आर नॉट हैपनिंग, वो हो नहीं रही हैं। कब? लो वोल्टेज पर होती नहीं है, तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए। So these are the factors which affect the electrolysis product. Now we will discuss about the electrolysis product.
तो हमें यहाँ पे 2-3 रिएक्शंस की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अगर हमें ये 2-3 रिएक्शंस याद हैं तो हमें कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं 2 रिएक्शन आपको बता रही हूँ, उनको और आप याद कर लीजिए। ये 2 रिएक्शंस हैं। रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। वाटर के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ये कहाँ पर होगी? पानी का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा? कैटायन कैथोड पे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है? ट्रिपल सी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। कैटायन क्रॉस चार्ज वाला आयन होता है और कैथोड पे जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? ऑक्सीडेशन एनोड पर ही होता है, यहाँ पर भी, ठीक है। ये याद रखना है आपको। तो रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर ये है आपकी 2H2O लिक्विड, O2 गैस प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इसकी E0 वैल्यू है पानी की 1.23 वोल्ट। और क्लोरीन के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है 2Cl माइनस। ये सभी हैलोजन पर यूज होगी। आयोडीन है तो I माइनस हो जाएगा, ब्रोमीन है तो Br माइनस हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन E0 वैल्यू डिफरेंट होगी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी। तो यहाँ पर E0 वैल्यू है 1.36 वोल्ट क्लोरीन के ऑक्सीडेशन की। देन रिएक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ वाटर। रिडक्शन कहाँ पर होगा? एट कैथोड पर होगा, और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा? एट एनोड पर होगा, ध्यान रखिए। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा? H2O एक इलेक्ट्रॉन खाएगा और H2 एंड OH माइनस बना देगा, आधी H2, ठीक है। आप चाहे ऐसे लिख दें, चाहे इसको यहाँ पे 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसी रिएक्शन को 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तब भी सही है। एक H2O लिखा है तब भी सही है। तो 1 मोल पानी के ये रिडक्शन की रिएक्शन हो गई। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लेकर के खा रहा है पानी और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो ये बेसिक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस के पहले आपको इतनी एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और एक चीज क्या याद होनी चाहिए आपको, मैं बता रही हूँ, बस ये 2 रिएक्शन याद करना है और एक बेसिक नियम याद करना है कि लिख लिया होगा आपने, इसको मैं हटा रही हूँ। एक और नियम आपको याद रखना है, क्या? एनायन डिस्चार्ज एट एनोड। कब? इन इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है वो आयन में टूट जाता है, एनायन और कैटायन में टूटेगा। उसके बाद क्या होगा? वो आयन अपने अपने ठिकाने पर चलेंगे।
एनायन एनोड को जाएगा, कैटायन कैथोड को जाएगा, ठीक है। कैटायन कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन खाएगा और एनायन एनोड पे जाके अपने सिर से इलेक्ट्रॉन को उठा करके फेंक देगा। यानी एनायन कैटायन दोनों ही एनोड और कैथोड पर जाकर अपने सिर का बोझ कम करते हैं, ठीक है। कैटायन कैसे अपने सिर का बोझ कम करता है? इलेक्ट्रॉन को खा करके। और इलेक्ट्रॉन कैसे अपने सिर का बोझा कम करता है? इलेक्ट्रॉन को फेंक करके, दे करके, ठीक है ना। सिर का बोझा मतलब जो चार्ज है आयन पे, एनायन बना उसके सिर पे नेगेटिव चार्ज होगा, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर आप भूल जाए इलेक्ट्रोलिसिस सेल के बारे में कि कहाँ कैटायन कौन सा, या आप यही भूल जाएं कि कैटायन पे कैसा चार्ज होता है, और तो मैं बता रही हूँ इलेक्ट्रोलिसिस सेल के लिए आपको मैंने बताया रखा है ट्रिपल सी का फॉर्मूला याद रखिए। ट्रिपल सी में क्या है? क्रॉस चार्ज वाला आयन, इसका नाम क्या है? कैटायन, और ये जाएगा कहाँ? कैथोड पर। ये याद रखिए, क्रॉस चार्ज वाले आयन को कैटायन कहते हैं, कैथोड पे जाता है तो एनायन आपको पता चल गया, इसका उल्टा है, यानी नेगेटिवली चार्ज है और एनोड पर जाकर के डिस्चार्ज होगा, ठीक है। डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है? वो अपने सिर पर जो बोझ है, यानी जो चार्ज है एनायन के सिर पर और कैटायन के सिर पर, उसको खत्म करेगा। एनायन कैसे खत्म करेगा? एनायन यानी नेगेटिव चार्ज वाला आयन, उसके सिर का बोझा कैसे खत्म होगा? जब वो उसको उतार के फेंक देगा। और कैटायन कैसे खत्म करेगा अपने सिर का चार्ज? जब वो इलेक्ट्रॉन को लेकर के खा लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा? जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, दो पॉजिटिव चार्ज है तो दो इलेक्ट्रॉन खा करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। सो एनायन डिस्चार्ज एट एनोड, ठीक। अभी इसमें नोट करने वाली बात क्या थी? नोट करने वाली बात ये थी कि एट एनोड that anion will discharge which has lower E0 वैल्यू, यानी जिसकी लोअर E0 वैल्यू होगी वो एनायन डिस्चार्ज होगा, ठीक है। एंड कैटायन डिस्चार्ज एट कैथोड बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन। और ये कैसे डिस्चार्ज होगा एनायन? बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। और कैटायन कैसे डिस्चार्ज होगा? बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक। और क्या बात याद रखनी है? एट कैथोड दैट कैटायन will discharge preferably, ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है आपको, है। At cathode that cation will discharge preferably which has higher E0 value, ठीक है ना। एनोड के लिए एट एनोड दैट एनायन विल डिस्चार्ज, एक और शब्द जोड़ लीजिए यहाँ, प्रिफरेबली। प्रिफरेबली शब्द हमने क्यों कहा? जब दो एनायन होंगे या दो कैटायन होंगे तब की बात हो रही है। तो दो में से या ज़्यादा भी होंगे एनायन कैटायन, कंपटीटर बहुत सारे होंगे, तो एनोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर कौन जाएगा? भाई एक होगा तो एक ही चला जाएगा, पर एक से ज़्यादा होंगे तो एनायन कैटायन कैथोड पर जाकर के कौन डिस्चार्ज होगा? तो ये चीज़ आप याद रखिए, नियम याद रखिए। एनायन वो डिस्चार्ज होगा जिसकी E0 वैल्यू कम होगी, और कैटायन वो डिस्चार्ज होगा जिसकी E0 वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी वैसे सेल बनाते थे तब भी आपको याद रखना होता था कि एनोड का काम कौन करेगा? जिसका E0 वैल्यू कम है वो ऑक्सीडाइज होगा। कैथोड का काम कौन करेगा? जिसका E0 वैल्यू ज़्यादा है। वही चीज़ यहाँ भी है, रिडक्शन किसका पहले होगा? जिसका E0 वैल्यू ज़्यादा है। और ऑक्सीडेशन किसका पहले होगा? जिसका E0 वैल्यू कम है, ठीक है। तो ये याद रखना है, अगर कंपटीटर दो या दो से ज़्यादा हैं, कहीं भी मिल गए हैं, तो प्रेफरेबली कौन डिस्चार्ज होगा, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है।
अब आते हैं हम असली टॉपिक पर। अभी तक हमारा टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी हम आपको टॉपिक से रिलेटेड बेसिक चीजें बता रहे थे। अगर आपने बेसिक चीजें याद रखी हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो लिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ठीक है। अभी क्या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बनेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। A+ ग्रेड के पूरे टॉपिक हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, है ना। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पढ़ेंगे सारे A+ ग्रेड के हैं, आएगा 1 मार्क में ही, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो मोल्टेन NaCl ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बाद जो पढ़ोगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो NaCl मोल्टिन में समझो, मोल्टिन का मतलब हुआ पिघला, पिघला हुआ, मतलब NaCl केवल पिघला हुआ है, उसमें कुछ और मिला नहीं है। यानी NaCl जब हम इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na+ और Cl- में। अब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, CCC वाली बात, यानी अभी जब बन गए तो कैटायन कहाँ जाएगा, अपने सिर का बोझ कम करेगा। Cl- कहाँ जाएगा, अपने सिर का बोझ कम करेगा। कहाँ जाएंगे सिर पे बोझ कम करने के लिए, कैटायन कैथोड पे, एनायन एनोड पे। तो हम पहले एनोड रिएक्शन लिखते हैं, H एनोड। क्यों लिखते हैं एनोड रिएक्शन पहले, क्योंकि एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है वही कैथोड पे इलेक्ट्रॉन कैटायन लेगा, इसलिए। एनोड पे Cl- जाएगा तो Cl- क्या करेगा, 2Cl-, इसके सिर का बोझा कैसे कम करेंगे, मैंने बताया था आपको। अगर नेगेटिव चार्ज है तो सिर का इलेक्ट्रॉन फेंक करके, पटक करके इलेक्ट्रॉन कम करेगा। नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, एक Cl पे एक माइनस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब 2 Cl हैं तो 2 माइनस चार्ज हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। Cl2 गैस। एंड H कैथोड क्या होगा, कैथोड पर जाएगा आपका Na+। ये अपने सिर का बोझ कैसे कम करेगा, इलेक्ट्रॉन को खा करके। इलेक्ट्रॉन को खाएगा तो +1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Na सॉलिड, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, जब आप एनोड कैथोड रिएक्शन लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बराबर लिखिए, या तो यहाँ 2Na करिए, नहीं तो फिर यहाँ भी Cl- से आधा Cl2 बना दीजिए। ऐसा कर दीजिए, Cl- हाफ Cl2 और एक इलेक्ट्रॉन। अभी भी सही है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो एनोड और कैथोड रिएक्शन में, क्योंकि कंसेप्ट आपको पता है, एनोड जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वही कैथोड ले रहा है, दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब आते हैं दूसरा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, अब देखिए, पहले क्या था, मोल्टिन, मैंने उसीलिए आपको हाईलाइट करवाया था। मोल्टिन का मतलब क्या हुआ कि पिघला हुआ। यहाँ पर क्या है, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है, पानी, और ये NaCl, यानी दो चीजें हैं अब सॉल्यूशन में, पानी भी है और NaCl, दोनों चीजें हैं। पहले केवल एक चीज थी, NaCl था। अब क्या होगा, NaCl डिसोसिएट होगा जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तो Na+ आयन में, Cl- आयन में, और H2O भी डिसोसिएट होगा, ये H+ में और OH- में। अब देखिए, कैथोड पे जाने के 2 कंपटीटर हो गए और एनोड पे जाने के भी 2 कंपटीटर हो गए, ठीक है। जब एक अकेला था कोई टेंशन नहीं था, अब 2 कंपटीटर हैं तो आपके लिए टेंशन हो गया, आपके लिए
सोच करके लिखना पड़ेगा कि कौन जाकर के प्रेफरेबली डिस्चार्ज होगा। इसी के लिए मैंने आपको वो 2 पॉइंट लिखाए थे। तो अब आप देखिए कैथोड पे कौन जाकर के प्रेफरेबली डिस्चार्ज होगा, Na+ या H+। अब आपको ये पता होना चाहिए Na+ और H+ में किसकी E0 वैल्यू ज़्यादा है। वो तो आपने याद कर लिया पॉइंट कि कैथोड पे वो डिस्चार्ज होगा जिसका E0 वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन अब आपको यही नहीं पता कि Na+ और H+ में किसकी ज़्यादा है। तो आपको जो 10th वाली रिएक्टिविटी सीरीज याद है उससे आप याद कर लीजिए कि किसका मतलब जो ज़्यादा ऊपर है उसका E0 वैल्यू कम है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है। और अगर नहीं याद है तो एक बार मैं फिर से आपको उसको रिमाइंड करवा रही हूँ, क्योंकि अगर आपने एक बार वो रिएक्टिविटी सीरीज याद कर ली, मतलब वो तो याद ही है, उसको रिवाइज करना है केवल आपको। चलिए मैं इसको पहले आप समझ लीजिए फिर उसको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए NaCl इलेक्ट्रोलिसिस, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से H+OH बना। यहाँ पे 2 कंपटीटर हैं कैथोड पर जाने के लिए, यहाँ पे 2 कंपटीटर हैं एनोड पर जाने के लिए। अभी टेंशन वाली बात हो गई, पर अगर आपको वो जो मैंने बताई थी शुरू में 2 पॉइंट और 2-3 रिएक्शन की ये याद कर लो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए एट एनोड क्या होगा, Cl- में और OH- में किसका E0 वैल्यू कम था, पढ़ा था आपने? E0 वैल्यू तो OH- का ही कम है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा रीजन है, यहाँ पे Cl- डिस्चार्ज होगा। Cl- डिस्चार्ज होगा जाकर के, कारण क्या है? चलिए हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं इसको। तो एट एनोड वी गेट Cl- से Cl2 गैस। तो एनोड पर है तो Cl- 2 इलेक्ट्रॉन दे करके Cl2 गैस बनाएगा। एंड एट कैथोड वी गेट Na+ और H+ में H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो H+ डिस्चार्ज होगा प्रेफरेबली। तो 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2 गैस, ठीक है। हम थोड़ा एनोड और कैथोड रिएक्शन थोड़ा दूर दूर लिखें जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो कि अभी क्लियरली दिख रहा है कि एट एनोड ये होगा और एट कैथोड ये होगा, ठीक है। अब हमें और क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर रीजन भी लिखना है कि एनोड पर Cl- प्रेफरेबली डिस्चार्ज क्यों हुआ। तो रीजन लिखेंगे कि Cl- डिस्चार्ज प्रेफरेबली because discharge of OH- require ओवर पोटेंशियल। अभी जो हमने बात की थी आपको ओवर पोटेंशियल वाली, वहाँ पे ये लाइन फिट होती है। थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने कम जगह में लिख दिया है तो एकदम बारीक बारीक लिख रहा है। आप थोड़ा और इधर से लिखना चालू करेंगे तो वो एक लाइन में आना चाहिए। आपका कॉपी आपकी ऐसे लंबी रहती है, ये पूरा रीजन एक लाइन में आना चाहिए। मैंने तो अभी पूरी कहानी लिखी है क्योंकि आपको समझा रहे हैं, आप सिर्फ इतना लिख दीजिए सिंस डिस्चार्ज मतलब Cl- से तो आपने Cl2 बना ही दिया। अब आप ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, सिर्फ इतनी बात लिख देंगे कि सिंस डिस्चार्ज ऑफ OH- रिक्वायर ओवर पोटेंशियल, इतना। ये भी कहानी नहीं लिखेंगे कि Cl- डिस्चार्ज। तो ब्रैकेट में ये ब्रैकेट आपका इतने से इतनी जगह में आ जाएगा और इधर नेक्स्ट H2 के सामने H2 क्यों डिस्चार्ज हुआ उसका रीजन भी लिखेंगे। तो H2 डिस्चार्ज प्रेफरेबली क्यों हुआ,
बिकॉज ऑफ higher E0 value of H plus than Na plus. ऐसे करके रीजन भी लिखेंगे क्योंकि 1 मार्क में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहीं पे NaCl का 2 तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस आपने देखा। एक तो ये देखा कि मोल्टेन NaCl का कर रहे थे